हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज का लेक्चर होने वाला है बहुत खास, जिसमें आज हम बच्चों कवर करेंगे आपकी पूरी केमिस्ट्री। हाँ जी, आपका पूरा रसायन विज्ञान हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी केमिस्ट्री में, साइंस में, वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना, कोई भी क्वेश्चन बच्चों मिस मत करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही इंपॉर्टेंसी दिखनी चाहिए, ना कि थ्योरी की, क्योंकि जितनी थ्योरी आपको पढ़नी थी आपने पढ़ ली। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं जितने आपसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। ठीक है भैया, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताओ। देखो, एक ही सवाल में इन्होंने 1 2 3 4 क्वेश्चन छुपा दिए। मतलब एक ही सवाल में बोर्ड वाला आपको 4 क्वेश्चन दे रहा है, राइट। तो मतलब ये आपका एक, पहली बात, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए लिया है, इसमें आपका पीओपी टोटली कवर हो चुका है। अगर बाय चांस आपसे सिर्फ विधि पूछ ली, राइट, अब मैंने आपको पूरा करा दूंगी, मैं आपको, आप कर लोगे। अब बोर्ड में बाय चांस आपसे सिर्फ और सिर्फ विधि पूछ ली इसकी, तो आप आराम से उसे लिखाओगे। इसलिए हमें पूरा करना इंपॉर्टेंट है। और बकायदा ये वाला जो क्वेश्चन है 19 20 22 23 24 रिपीटेड जा रहा है, तो 25 में भी रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसे ऊष्मा दे देते हैं, राइट, जब हम इसे ऊष्मा दे देते हैं तो क्या होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें जो ऊष्मा का प्रभाव कितना होना चाहिए, वो तो हमें बता दे कि भैया जिप्सम को क्या करना है, गर्म करना है। अब कितना टेम्परेचर, कितने ताप पे गर्म करना है, 373 केल्विन, ये आपको पता होना चाहिए। पर गर्म करने से हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलकर रेडी हो जाता है। तो हमने पहला आप आंसर देख लिया कि किसे कहते हैं, हमने देख लिया आंसर, राइट। अब इसे बनाने की जो विधि है, इसे बनाने की जो विधि है, इसमें क्या आएगा भैया, इसमें तो हमें पूरी विधि बतानी पड़ेगी, हमें पूरी विधि बतानी पड़ेगी। तो आपका सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जिप्सम कह रहा है, जिप्सम को जब मैं गर्म करूं तो पीओपी बन के तैयार हो जाता है, यही तो थी। अब इसे विधि, मतलब इसको आप फॉर्मूला की फॉर्म में बता दो। CaSO4, कैल्शियम, आपका जो कैल्शियम सल्फेट है 0.2 ट्वाइस आपका वाटर। देखो, अगर ये जो सूत्र है ये आपका जिप्सम है, इसको जब मैं हीट करूंगी 373 केल्विन पर, तो मेरा पीओपी बन जाएगा। पीओपी का जो आपको पूरा सूत्र दे रखा है वो क्या है, इसमें आपका जो वाटर है ना, वाटर पहले कैसा था, डबल था, अब कैसा है, हाफ। तो वाटर में ही फर्क आया, इसमें फर्क आया, सिर्फ और सिर्फ जल में फर्क आया, ये हेमीहाइड्रेट बन गया। क्या बन गया, हेमीहाइड्रेट बन के रह गया। और इसी चीज को हम क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भैया गुण भी बता दीजिए। गुण धर्म जो होते हैं वो ये होते हैं कि यह कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे रंग का चूरन होता है। पहली बात, एक चूरन होता है, क्या होता है, एक पाउडर होता है, जिसका रंग कैसा होता है, बिल्कुल सफेद होता है, श्वेत रंग होता है, सफेद रंग का एक चूरन है, जो 373 केल्विन पर उच्च ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। आपका CaSO4 में ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, हमने अब क्या करा, जिप्सम को जब मैं तेजी से इसको क्या कहते हैं, अगर जब इसको पीओपी को उच्च ताप पर, मतलब मैंने बहुत तेज गर्म करा, हाई टेम्परेचर पर इसको क्या रखा, गर्म करने में रख दिया, तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास CaSO4 छोड़ देगा, बदल देगा, प्लस पानी को वो अलग कर देगा। अरे भैया, तुम किसी भी चीज को गर्म करो जिसमें पानी है, ठीक है, तो अगर उसे हाई टेम्परेचर पे आप गर्म करोगे तो पानी उसमें से अलग हो जाएगा। तो उसमें भी यही काम हुआ कि भैया जब इसमें पानी था, अब मैंने इसे तेज टेम्परेचर पे, उच्च ताप पे क्या करा, गर्म करा। कितने डिग्री आपका दे रखा टेम्परेचर, 373 के दे रखा है, राइट, केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा, पानी इसमें से अलग हो जाएगा और जो आपका पदार्थ था वो अलग हो जाएगा। समझ आया। अब वो पूछ रहे हैं कि भैया उपयोग बताओ। क्या बताओ, उपयोग बताओ। उपयोग माने यूज बताना है कि ये जो पीओपी हमने इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं उसका उपयोग क्या होता है।
क्या बोला? उपयोग मतलब यूज। पहला आपका जो सांचे और मॉडल बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, जो आपके बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं आपने देखा होगा, वो ऐसे ही नहीं बन जाते, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड आपका जो है मूर्तियां व खिलौने बनाने में, जितनी भी आपकी मूर्ति होती है, जितनी भी आपकी भगवान की मूर्ति होती है, नॉर्मली जितनी भी मूर्तियां होती है और खिलौने होते हैं, है ना, तो वो किससे बने होते हैं? वो भी आपके पीओपी से ही बने होते है, राइट। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो चिकित्सा होता है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर द्वारा उपयोग किया गया प्लास्टर भी हम इसे कह सकते हैं। डॉक्टर द्वारा उपयोग किया प्लास्टर ये है कि अगर बाई चांस किसी की हड्डी टूट गई है ना, कोई गेम खेल रहा है और बाई चांस उसकी हड्डी में क्रैक आ जाता है, तो वो ऐसे हाथ लेके कुछ टाइम तक घूमता है, कहते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो पूरा उसने प्लास्टर कराया हुआ होता है। क्या होता है? उसने प्लास्टर कराया हुआ होता है, तो यही प्लास्टर होता है, वो यही प्लास्टर होता है, कुछ बाहर की चीज नहीं है। ठीक है। आपकी जो आप पढ़ रहे हो या फिर आगे भी आप साइंस लोगे, स्ट्रीम पढ़ोगे, तो इसमें यही चीज आपकी डेली यूज की चीजें ही आती रहेगी, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बच्चों एक बार आप इसे नोट करो। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ तो आया होगा, देखो समझ तो आया होगा आपको, राइट। देखो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर इसमें अलग से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए उसका अणुसूत्र क्या होता है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहीं से निकल कर आ रहा है CaSO4 डॉट हाफ में आपका H2O हाइड्रेट होता है, जिसका नाम हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैं इसे अणुसूत्र भी कह सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ मैं? अणुसूत्र भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड कह रहा है कि पीएच की परिभाषा दीजिए और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, हमें वो भी बता दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट बना दिए है ना एग्जामिनर ने। पहला है कि भैया पहले तो आपको पीएच की परिभाषा देनी है कि पीएच क्या डेफिनेशन क्या होती है, पीएच पैमाना जो दिया गया था उसकी डेफिनेशन बतानी है। देखो पीएच अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापने की इकाई है। हमने ये पढ़ रखा है कि जो पीएच होता है, जो पीएच पैमाना होता है, वो उनमें हम अम्ल और क्षार इन दोनों को ही नाप सकते हैं। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन पावर है, सांद्रता है, हम उसको आराम से नाप सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही हमारा पीएच कहलाता है। ठीक है। ये साइंटिस्ट ने इजी कर दिया था हमारा काम एक पैमाना देके कि भैया आपके जितने भी इसमें नंबर्स 14 नंबर्स दे रखे थे, 0 से 7 आप अम्ल को कर सकते हो फाइंड, और 7 से 14 आप क्षार को फाइंड कर सकते हो, राइट, उसकी कंसंट्रेशन को। जिसमें किसका महत्वपूर्ण रोल है? इसमें महत्वपूर्ण रोल है हाइड्रोजन के आयंस का। किसका? हाइड्रोजन के आयंस का, H+ आयंस का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद कह रहा है कि इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। अब मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन आयन का इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह नापी जाती थी पीएच से, तो वो पूछ रहा है कि इसी सांद्रण से उसका क्या संबंध आएगा, राइट। तो देखो क्या लिखा है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो विलयन है, हमने जो कोई भी विलयन ले लिया, अब जलीय विलयन क्या क्या ले सकते हैं, या तो अम्ल का होगा या क्षार का होगा। अब उसमें उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे, उसकी जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, उसका जो फॉर्म दे रखी है वो आपको pH - log H+ की पावर में दे रखी है। मतलब उसका जो सांद्रण से संबंध बता रखा है वो हमें log की फॉर्म में दे रखा है, जिसको हमने pH मान से बिल्कुल इक्वल टू कर दिया। तो क्या कह रहा है कि pH - log और H की पावर आपका प्लस, जो कि हमें आयन दे रखा है, राइट। इसमें जो H+ है वो क्या है? H+ आयन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण दे रखा है कि भैया अगर log की फॉर्म में आपको लिखने को आए H+ आयन, तो आप इसको मोल प्रति लीटर में सांद्रण कर सकते हो, नाप सकते हो। वही हमें संबंध इन्होंने बता दिया कि भैया pH का अगर मैं log के साथ संबंध देखूं तो जो उसका H+ आयन का जो निकल कर आएगा, इकाई जो निकल कर आएगी, लास्ट की यूनिट, वो आपकी मोल प्रति लीटर निकल कर आएगी। ठीक है। अब एक उदाहरण इन्होंने नहीं बोला, लेकिन हम अपनी तरफ से एक उदाहरण दे देते हैं। हमने शुद्ध जल का उदाहरण ले लिया। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो बच्चों 7 होता है। कितना होता है? 7। लेकिन अगर मैं इसको log की फॉर्म में देखूं, अगर मैं इसको pH में log की फॉर्म में अगर मैं देखूं, तो उसमें हम लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -7, राइट। और इसमें हम क्या लगा देंगे? मोल प्रति लीटर लगा देंगे। यहीं से मैं एक और PYQ आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि आप प्रीवियस में आया हुआ है। वो ये है कि आपको इस तरह की यूनिट दे दी जाएगी और पूछेगा भैया
बताइए इसका पीएच क्या है। तो इसका जो पीएच होगा ना वो होगा 7। क्या होगा 7, क्योंकि एक तो शुद्ध जल का पीएच क्या होता है 7 होता है। बस इन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। तो आपको 10 की पावर जो भी दे रखा होगा उसको आपको लिखकर आना है। राइट, समझ आया। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 16, 24 और 23 में आराम से पूछा गया है, आगे आ सकता है तो आप कर लो। एक बार आप इसे नोट करो। तो कर लिया बच्चों नोट, समझ आ रहा होगा आई होप। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका थर्ड है। कह रहा है कि एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या लिखिए तथा संचारण में सुरक्षा के उपाय को भी लिखिए। मतलब हमें इसमें किसकी बात करनी है, हमें कोरोजन की बात करनी है, संचारण की। ठीक है, ये जो देखने को मिलता है ये कहाँ मिलता है, एक तो ये बता देते हैं, एक उदाहरण देते हुए हमें बताना है इसके बारे में, और दूसरा इसमें ये जो चीजें करेगा उसकी वजह से जो सुरक्षा हम इसमें ले उसका हमें उपाय भी बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2019, 23 और 24 में आ रखा है। राइट, देखो चांस बन जाते हैं आने के, ध्यान से देखना इसका उत्तर। कह रहा है कि भैया एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए। नम हवा मतलब नम वायु में संपर्क में आने पर जो सतह होती है धातु की वो क्या हो जाती है, संचारण कहलाती है। देखो ये जो संचारण होता है वो सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली बात है वो है वायु। हाँ जी, जो वायु होती है, हवा होती है, उसमें नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। तो ये चीज कहाँ कब देखने को मिलती है, कौन से मौसम में, वर्षा के ऋतु के मौसम में हमें देखने को मिलती है। जब रेनफॉल होती है, जब बारिश होती है, उस टाइम हमें ये देखने को मिलता है। उस टाइम ज्यादा चांस होते हैं कि कोई भी धातु की चीज है उस पे जंग लगना, संचारण होना, ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। एक उदाहरण जो है इसमें एक चीज और कह रहा है कि यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है, क्योंकि भैया इसमें ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का सारे में हवा आ रही है, तो हवा में ऑक्सीजन है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, उसकी सतह पर धातु क्या हो रही है, संचारण कर पा रही है। उसमें जो एक उदाहरण दे रखा है वो कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना भी एक उदाहरण होता है। किसका, कोरोजन का, संचारण का। तो उन्होंने एक उदाहरण पूछा था, मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिया। अगर आपसे एक और उदाहरण पूछ ले तो आप लिख सकते हो चांदी का बदरंग होना। क्या लिख सकते हो, चांदी का बदरंग होना। राइट, अच्छा उसके बाद देखो दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है कि तथा संचारण में सुरक्षा के उपाय भी लिखने हैं। मतलब संचारण हो रही है, नमी हवा से क्या हो रहा है, जंग लग रही है ना, लोहे में जंग लग रहा है, तो मैं इससे सुरक्षा कैसे करूं। भैया कुछ ना कुछ अगर हो रहा है काम, अगर जंग लग रही है तो उससे सुरक्षा भी तो कर पाएंगे हम। तो उसका क्या पूछ रहा है, ये उपाय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उपाय पूछ रहा है। तो लोहे की संचारण से सुरक्षा करने के जो आपके उपाय होते हैं, जो प्रक्रिया होती है वो क्या क्या होती है। पहला तो सबसे पहला बेस्ट जो उपाय होता है वो होता है पेंट लगाकर। अगर आप चीज को, धातु को पेंट कर दो उसकी सतह पर, तो उसमें जो जंग लगने के चांस है वो मैक्सिमम आपके बहुत कम हो जाते हैं। राइट, दूसरा है तेल लगाकर आप उसमें ऑयलिंग कर दो, तब भी उसके चांस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और तीसरा है ग्रीस लगाकर। तो मतलब ये 3 तरह के एक प्रक्रिया मैं कह सकती हूँ या उपाय हम कह सकते हैं जिससे हम सुरक्षा कर सकते हैं किसकी, लोहे पे जंग लगने की। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, संचारण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं से क्या होता है कि जो लोहे का संपर्क होता है ना वायु से या नमी हवा से, है ना। अब लोहे का संपर्क किससे है, जो जंग लग रहा है, वायु से, नमी हवा से। राइट, तो इससे क्या होगा, इन प्रक्रियाओं को करने से इनका संपर्क आपस में हो ही नहीं पाता, ये आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, ये आपस में रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अब जो है लोहा बिल्कुल सुरक्षा में है, लोहे पे कोई भी जंग नहीं लग सकती है। राइट, समझ आया, चलो नोट करो से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन है। कह रहा है कि अयस्क व खनिज को स्पष्ट करो तथा उसमें अंतर भी बताओ। ठीक है, तो आपको और मिनरल्स में से आपको इन दोनों का क्या बताना है कि स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बारे में बताना है तथा इनमें अंतर भी बताना है। तो दोनों चीज इन्होंने पूछ लिया आपसे, डेफिनेशन भी पूछ लिया और इनके बीच अंतर भी पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाते हैं। 2018, 20, 22 और 24 में ये आया हुआ है, 23 में नहीं आया। देखो बीच में गैप ले लिया इस चैप्टर, है ना, इस क्वेश्चन ने। देखो ध्यान से, अयस्क अगर मैं बात करूं ओर्स की, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उस खनिज को, उस धातु को अयस्क कहते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें अयस्क में खनिज देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अयस्क में हमें क्या देखने को, ओर में हमें मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है, खनिज में किसी भी धातु को अगर मैं आसानी से निकाल पा रही हूँ अधिक मात्रा में, किसी भी धातु में से मैं क्या कर पा रही हूँ, देखो ध्यान से, जिस खनिज से किसी धातु को, मतलब हमें कोई खनिज दे रखा है, हमें कोई मिनरल्स दे रखा है, अब उसमें से कह रहे हैं कि भैया तू उस धातु को निकाल ले, तो हम क्या करते हैं, किसी खनिज में से धातु को अधिक मात्रा में अगर मैं उसे निकाल लेती हूँ आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए, तो अगर मैं उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहलाएंगे, उस खनिज का, उस मिनरल का या उस धातु का अयस्क कहलाएंगे। तो पर्टिकुलर धातु का ही निकल कर आएगा। ठीक है, अगर वो धातु आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही चीज निकल कर आएगी अयस्क की फॉर्म में, राइट। बॉक्साइड है तो बॉक्साइड निकल कर आएगा आपका। ठीक है, दूसरा इसमें खनिज कह रहा है कि प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारी धातुएं होती है, हमारी जो प्रकृति नेचर है उसके अंदर बहुत सारी धातु हमें प्राप्त होती है, मिलती है। ठीक है, तो उनके या तो वो धातु ले लो या उनके यौगिक ले लो, कंपाउंड ले लो। अगर हम उसी डायरेक्टली उसी रूप में हम उस चीज को ले पा रहे हैं, देखो जैसी की जैसी धातु है, अगर मैं उसको ऐसी की ऐसी फॉर्म में अगर मैं उसे ले पा रही हूँ तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी खनिज कहलाएगी। हमने उसमें से कुछ नहीं निकाला, ठीक है, हमने कोई मात्रा इसमें से कुछ हमने कुछ निकाला ही नहीं है, तो उसमें मात्रा की कोई बात ही नहीं आएगी, राइट। हमने जैसा था, जिस रूप में था हमारी पृथ्वी में, हमने उसी के ऐसी एज इट इज उठा के अपने आप में ले लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है कोयला, कार्बन, कार्बन ही होता है कोयला। दूसरा लोहा, इस जी ये एज इट इज होता है और हम एज इट इज इसको ले लेते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। ठीक है, और अयस्क क्या था, अयस्क में आपका खनिज भी आ रहा था, उसमें से हम निकाल रहे थे। ठीक है, देखो अंतर ये है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं कहलाएंगे, लेकिन सभी अयस्क आपका खनिज कहलाएंगे, क्योंकि ये जो धातु फॉर्म बन रहा था वो खनिज में से तो निकल रहा था, तो ये आपका क्या था, अयस्क। सभी अयस्क आपके खनिज तो कहला देंगे, लेकिन ये सभी खनिज आपके अयस्क नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि हम हर चीज में से निकाल रहे हैं और उसे बता रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, राइट। समझ आया, चलो नोट करो सर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th क्वेश्चन, कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका दे रखा है कि संगठन व उपयोग भी हमें बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2013, 14, 16, 18 और देखो बीच में गैप हो गया, फिर सीधा 24 में आ रखा है, राइट। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मिश्र धातु होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, एलॉयज होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो ये देखते हैं ऐसे। जब दो या दो से अधिक धातुओं, किसकी बात हो रही है, धातु की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है, कि भैया एक नहीं है, दो है और दो से अधिक धातु है, अगर वो एक निश्चित माने फिक्स्ड रेशियो में, अनुपात में मिलकर अगर मैं उसे पिघला दिया जाए, पिघलाया जाता है, तो यह धातु परस्पर मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं धातु। अगर उसे भैया पिघलाया जा रहा है किसी फिक्स्ड रेशियो में, तो वो आपस में मिल रहे हैं। अब मिलकर क्या बनाएंगे, वो एक समाग मिश्रण बना लेते हैं। समाग मिश्रण क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा है होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें आप धातु और धातु को मिलाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, मिश्र धातु, आपके एलॉयज कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता खाली डेफिनेशन ही पूछ ली जाए आपसे, राइट। उसके बाद कह रहा है दूसरा पार्ट कि आपको उसका संगठन मतलब कॉम्पोजिशन बताना है कि इसमें कितना है और क्या है। ठीक है, वो आपको इसके यूजेस भी बताने, उपयोग बताने। तो पहला मिश्र धातु आपका पीतल होता है, जिसे हम ब्रास बोलते हैं। जो पीतल होता है उसमें क्या क्या होता है वो हमें संगठन में बताना पड़ेगा। अब पीतल में कॉपर भी होता है Cu, और Zn जिंक भी होता है। कितने % होता है ये पूछा है उन्होंने। तो बच्चों जो आपका पीतल होता है उसमें Cu कॉपर आपका 40% होता है और आपका जिंक 30% होता है, राइट। इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये याद कर लेना डायरेक्ट वैल्यू। अगर इसका उपयोग दे दिया जाए तो उपयोग देखना, तार होगी, पीतल की तार, मशीनों के पुर्जे, जितने मशीनों के आपके पुर्जे होते हैं, दूसरा बर्तन, इन सब बनाने में इसका काम किया जाता है, किसका, पीतल का। और पीतल में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका कॉपर और जिंक। समझ आया। दूसरा, ऐसा नहीं कि एक देके छोड़ देंगे, हम दूसरा भी देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें अच्छे से करना पड़ेगा। सेकंड आपका जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर, हमने यहाँ पे सिल्वर की बात की है। इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, संगठन होते हैं। आपका कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा, साथ साथ निकल भी मिलेगा। क्या मिलेगा, निकल। ठीक है, इसमें देखो 50% आपका कॉपर है, 35% आपका जिंक है और 15% आपका
निकल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखना, भूलना मत। अगर मैं इसके उपयोग देखूं तो बर्तन और मूर्तियां बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पार्ट का एक ना, ये जो छोटा सा पार्ट है 1 नंबर का आ जाएगा और ये पार्ट आपका 2 नंबर का, तो इस हिसाब से 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन गया। एक बार आप इसे नोट करो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे, आगे भी हम अभी करेंगे। ठीक है, तो रिलैक्स होके बैठ जाओ, कॉपी पेन बिल्कुल ले लो, क्योंकि ये आपकी जो वीडियो होने वाली है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वालोगे तुम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है, जो कि हमने कार्बन से लिया है। आईयूपीएक का नाम लिखो, मतलब आपको आईयूपीएसी जो हमने बताया था नॉमेनक्लेचर वगैरह, उसका आपको नाम लिखना है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है और आपसे नाम पूछ रहा है। तो ये मैंने नहीं ईयर लिखा कि कौन सी ईयर में है, क्योंकि ये हर ईयर में आएगा, मतलब ये ऑलवेज रिपीटेड होता है, हमेशा आता ही आता है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पहले हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। कार्बन कितने, एक ही कार्बन है, एक नंबर दे दिया जाए। ठीक है भैया, दे दिया जाए। अब एक ही कार्बन पे आपके क्लोरो भी है, आइडो भी है, ब्रोमो भी है और एच भी है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक पे ही क्या है आपका, पहले तो हम ब्रोमो ले लेते हैं। एक पे ही क्या है, ब्रोमो है। एक पे ही क्या है, क्लोरो है। ठीक है, और एक पे ही क्या है, आइडो है। अब ये 3 तो मैंने कवर कर लिए कार्बन के साथ ही, एक एक पे। ठीक है, अब बचा क्या, बचा CH, और CH यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कितने हैं, एक, तो मेथ लग गया और सारे ही सिंगल बॉन्ड, इसलिए मैंने आपका एन लगा दिया। ठीक है, तो ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आईयूपीएक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कार्बन चैप्टर है उसमें जो आईयूपीएक का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज रिपीट होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना यार इस पार्ट को। राइट, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कितने कार्बन है, अगर मैं ब्रांच चेन ना देखूं, लॉन्ग चेन देखूं, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 और ये आपका 3 है। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गए। लेकिन भैया जो आपके ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो मैंने मिथाइल ग्रुप्स बता रखे थे आपको, वो आपके किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है। और कितनी बार है, 2 बार है, 2 ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तो 2 2 डाई, मतलब 2 बार बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, मिथाइल की बात हो रही, तो डाई मिथाइल आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 2 3, कितने थे, 3, तो मैं यहाँ पे प्रोप लिख दूंगी। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल भी है, ये सिंगल ही है यार, तो क्या करें, प्रोप एन लगा दो। एन लगा दो। प्रोप के लिए हम 3 लेते हैं। जो आपके प्रोप होते हैं उसमें कितने कार्बन होते हैं, 3। जो आपके मेथ होते हैं उसमें कितने कार्बन होते हैं, 1। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर एकल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर द्वि है मतलब डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन ही लग जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ देखो थर्ड आपका है। थर्ड में आपका एक फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, जो कि कैसा है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है ना। तो इसमें देखो, अब इसमें कितने कार्बन है आप काउंट करो। किस में हम काउंट करेंगे, सीधी चेन में हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। देखो हमने नंबरिंग इसलिए इधर से स्टार्ट करी क्योंकि यहाँ पे ये पास पड़ रहा था। अगर ये यहाँ होता तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, अब यहाँ देखो कितने पे है ये आपका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया। ठीक है, पेंट हो गया, और पेंट हो गया। अब ये दूसरे पे है, पेंट हो गया, तो ये दूसरे पे है, तो पेंटानॉन लिख सकती हूँ मैं, पेंटानॉन लिख सकते हैं। तो ये आपका कीटोन का हो गया। राइट, तो समझ आया, तीनों हमने आईयूपीएक कर लिए। अब इसमें देखो, इसमें आप एक डाउट आपके माइंड में आया होगा कि हमने पहले ब्रोमो ही क्यों चूज करा, मैं आइडो भी लिख सकती थी, मैं क्लोरो भी लिख सकती। अल्फाबेट के हिसाब से चलना है हमें यहाँ पे अल्फाबेट के हिसाब से चलना है। तो ए आपका सबसे देखो, बी आई और सी, इनमें से सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, तो पहले हमने ब्रोमो लिखा। ठीक है, दूसरा फिर इनमें से क्या आता है, सी आता है, इसलिए हमने क्लोरो लिखा, और उसके बाद जाके आपका आइडो आता है। ठीक है, मिथेन की बात अलग है, वो उसको हमने बिल्कुल एंड में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो अलग ही आता, CH। समझ आई, समझ आई, चलो नोट करो इसे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब आपका।
तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन है। कार्बन का ही हमने ये क्वेश्चन लिया है। एस्टीकरण क्या है पूछ रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि इसको स्पष्ट करो तथा उदाहरण भी हमको बताओ। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 18, 20, 22, 23 और 24 में देखो रिपीटेड जा रहा है, तो क्या पता 25 में आ जाए। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले तो पूछ रहा है कि डेफिनेशन बताओ एस्टीकरण की, कि एस्टीकरण होता क्या है। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम अम्ल और क्षार दोनों को इक्वालिटी में हम उसे मिला देते हैं, ठीक है ना, परस्पर मिला देते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बन जाता है। तो यहीं से आपका सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया कि भैया ये जो बात हो रही है ना वो उदासीनीकरण की हो रही है। किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की हमने बात कर ली, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा, अब देखो अम्ल के साथ अब क्षार नहीं है, अम्ल के साथ अल्कोहल आ चुका है। अगर मैं अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया करा दूं, ठीक है, तो उससे हम एस्टर बना लेते हैं तथा जल भी बन जाता है। तो कहना चाह रहा है कि ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अगर अभिक्रिया करा दी जाए, उससे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम एस्टीकरण कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एस्टीकरण कहेंगे। तो इसका मेन जो मोटिव है वो ये बताना चाह रहा है कि आपका अगर अम्ल, एसिड प्लस अगर अल्कोहल, ठीक है, मिल गया तो वो एस्टर बना लेगा और तथा जल दे देगा, वाटर आपको दे देगा। ठीक है, तो इसी का एक उदाहरण जो है हमने ले रखा है। एसिड बोला था मतलब अम्ल की बात हुई थी, तो उन्होंने एसिटिक अम्ल ले रखा है। कौन सा, एसिटिक अम्ल ले रखा है, जो कि आपका वीक एसिड है, ठीक है ना, थोड़ा कमजोर एसिड हमने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में। तो अगर इसमें मैं क्या मिला दूं, अल्कोहल मिला दी, इन्होंने कौन सी अल्कोहल मिलाई है, एथिल अल्कोहल मिलाई है। ठीक है, अगर इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, कैटलिस्ट क्या यूज हुआ है, देखो इसके बीच में हमने यूज क्या करा है, हमने सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल करा है। किसका, सांद्र H2SO4। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि रिएक्शन के बीच में कौन रोल निभा रहा है ना, कैटलिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो आपका H2SO4 है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर और सांद्र H2SO4 इसमें और मिलावट कर क्या होगा, आपका एस्टर बना के दे देगा। ठीक है, प्लस जल भी बनाएगा। अब एस्टर जो यहाँ इन्होंने बनाया है वो एथिल एसीटेट है। क्या है आपका, एथिल एसीटेट है, जो कि दूसरा नाम इसका एस्टर हम कहते हैं। प्लस आपका जल निकल कर आ गया। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि बताइए अब ये पूरी रिएक्शन के बाद अगर मैं जल में इसका अपघटन करा दूं तो क्या होगा। ध्यान देना, तो यही एज इट इज क्या दे रखा है, CH3 COO C2H5। मतलब अगर मैं एस्टर में क्या मिला दूं, जल मिला दूं और उसका अपघटन करा दूं, उसका क्या करा दूं, जल में अपघटन करा दिया जाए, तो आपको अगेन यही चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा कि भैया कौन सा एसिड था, एसिटिक अम्ल था। ठीक है ना, कौन सा एसिड था, एसिटिक अम्ल था, यही मिलेगा। प्लस वही अल्कोहल मिलकर आएगी आपको, एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो मतलब अगर हम इसका अपघटन करा दें, जल में H+ निकलेगा, ठीक है, तो हमें यही चीज फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर भैया आपको फिर से एस्टर चाहिए, अगर आपको फिर से क्या चाहिए, फिर से आपको ये चीजें चाहिए, एस्टर को हटा के जल से हटाना है, तो आपको फिर से ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। समझ आया, तो ये चीज एक्स्ट्रा थी, क्या पता आ जाए इसलिए मैंने करा दी, वरना आपसे जो पूछा गया उदाहरण दीजिए, हमने उदाहरण भी दे दिया, हमने स्पष्ट भी कर दिया और बता दिया कि एस्टीकरण बच्चों क्या होता है। एक बार आप इसे नोट करो। तो आई होप बच्चों आपको समझ आएगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में ऑलरेडी आ चुका है। इस तरह का क्या पता आगे चांस है कि आ जाए। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको फर्स्ट चैप्टर में से हमने लिया है, ये तीनों आपको समीकरण दे रखी है। कह रहा है कि आपको आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जैसे कि हमें ये दे रखा है, अब इसको आपको सूत्र में लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला में, और उसके बाद आपको संतुलित करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। आयरन मतलब लोहे की बात हो रही है, Fe की बात हो रही है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को अभिक्रिया करूं, अगर समीकरण हम इसका निकाले, तो हमने ये समीकरण बच्चों कहाँ पढ़ी है, प्लस कॉपर भी था, ये डैश हमें यहाँ का फाइंड करना है ना। तो हमने ये पढ़ा था, हमने भैया ये वाला आपके चालक तत्व में पढ़ा था, मतलब विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ रखा है ये चीज। इनमें से आयरन और
कॉपर में से कौन क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कौन सा था, Fe था, तभी तो वो उसके पास आके बैठ जाता और Cu को बाहर भगा देता था। यही तो होता था। चालाक कौन था, Fe चालाक था। Fe क्या करता था, SO4 के पास आकर बैठ जाता था। तो फेरस सल्फेट बन गया आपका ये आयरन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी तरह से आपको करना है। दूसरा क्या है, जिंक कार्बोनेट दे रखा है, मतलब ZnCO3 दे रखा है आपको, गिव्स ZnO, मतलब ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है। प्लस अब आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सी गैस निकालेगा, गैस ही निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, या तो H2 निकलती है, CO2 निकलती है, तो इसमें H2 का तो कोई रोल ही नहीं है। अब बचा क्या, CO बचा, एक O इधर आ गया, तो भैया CO2 हम इसे निकालते हुए दिखा देंगे। और ये क्या है, ये गैस है, क्या है, गैस, और ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में था फेरस सल्फेट। ठीक है, दो हो गए। अब हमारा तीसरा, थर्ड पार्ट जो है वो है बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2 की बात हो रही है, किसकी, बेरियम क्लोराइड की। प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हो रही है, H2SO4 की बात हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इन दोनों की अभिक्रिया कर दी जाए तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। प्लस क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रहा है, HCl दे रखा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से, BaCl2 प्लस H2SO4, Ba आपका जो Cl है वो चला गया, H चला गया, तो बचा क्या, BaSO4, बेरियम सल्फेट ही तो बच गया आपका, है ना। तो ये आपका निकल कर, अगर बेरियम सल्फेट भी हम सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में लेंगे यहाँ पे। तो ये जो डैश डैश थे हमने सारे कवर कर दिए। पहले डैश में क्या आ जाएगा, फेरस सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरे डैश में आपकी CO2 गैस आ जाएगी, जो कि आपकी एक्सोथर्मिक है, निकल चुकी है, ऊष्माशोषी है। ठीक है, और जो तीसरा है वो आपका बेरियम सल्फेट आ जाएगा, जो कि क्या है, ठोस फॉर्म है, ये भी ठोस फॉर्म है, लेकिन ये ही आपकी सिर्फ और सिर्फ गैस की फॉर्म है। तो आपको ये सब भी लिखना पड़ेगा। आंसर तो लिख दिया वो तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर मेन चीज क्या देखता है, ये देखता है कि बच्चे ने आंसर के नीचे ये इनकी अवस्था बता रखी है, क्या वो ठोस है, लिक्विड है, द्रव है, या फिर वो गैस है ना। तो ये चीज भी आप इंपॉर्टेंस इन चीजों को भी दो। जितनी भी समीकरण संतुलित करने को आएगी उसमें आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे कि अभी CO2 है, अब CO2 गैस रुकेगी थोड़ी, निकल जाएगी, तो हमने इस तरह से एरो दिखा दे कि भैया ये गैस जो है वो अपवर्ड्स अपसाइड चली गई है। ठीक है, तो नोट करो आप इसे एक बार। समझ आया बच्चों, चलो हम आगे देखते हैं अब। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखो ये आपको उदाहरण भी देना, उदाहरण भी बोल रहे कि उदाहरण दीजिए, और अगर नहीं भी बोले ना उदाहरण ऐसे क्वेश्चन में तो आप दे देना, एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहली बार तो आपका NCERT में गिवन है, प्लस ये 2020, 23 और 24 में आ रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी की। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उनमें क्या होता है बच्चों कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये मतलब है सीधा सीधा कि भैया इसमें जो ऊष्मा है वो निकल रही है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रही है, राइट, उत्सर्जित हो रही है। तो इसमें जो आपका उत्पाद भी होगा और अभिकारक भी होगा, है ना। अब जो इसमें उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो भी पर्टिकुलर उत्पाद इसमें निकला है, उसके साथ साथ अगर ऊष्मा निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तब हम इसे कहेंगे कि भैया अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है इसका उदाहरण होता है। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। अब मीथेन को जब मैं क्या करूंगी, ऑक्सीजन, मतलब भैया दहन करेंगे हम ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, CO2 गैस हमारी निकलेगी। क्या होगी, हमारी CO2 गैस निकलेगी, प्लस वाटर बन जाएगा, और प्लस ऊष्मा भी यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है। अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है उत्पाद के निर्माण के साथ, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक गैस है। यहाँ से एक चीज और क्लियर होगी, जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, वो क्या होती है, मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन होती है। दूसरा आपको दे रखा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें इनडायरेक्ट होगा, इसमें सारा मेथड इनडायरेक्ट है, मतलब इससे टोटली अपोजिट है। अगर इसमें ऊष्मा निकल रही है तो इसमें ऊष्मा सोखी जाएगी, ग्रहण करी जाएगी, अपनी तरफ ले ली जाएगी, सोख ली जाएगी पर्टिकुलर चीज को, किसको, ऊष्मा को, हीट को। ठीक है, तो इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें जो उदाहरण दे रखा है आपको, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का दे रखा है। ठीक है ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और उसमें आपका ऊष्मा हट गया,
क्या है, ऊष्मा जो है इसमें माइनस हो चुकी है, ऊष्मा यहाँ से निकल चुकी है। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि भैया तुम ऊष्मा को निकाल रहे हो, इसमें हमने ऊष्मा को घटा दिया, मतलब इसमें हमने ऊष्मा को सोख लिया, ग्रहण कर लिया। समझ आया? तो ये दोनों इस तरह से आ सकते हैं, या फिर इसमें अंतर भी, आजकल एक क्वेश्चन मतलब मैं देखा पीवाईक्यू का, उसमें अंतर दे रखा था, ठीक है, क्या पता अब आपको अंतर की फॉर्म में आ जाए कि भैया बताओ ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए और उदाहरण भी बता दीजिए। राइट, समझ आया? तो आप इसको एक बार नोट करो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th है। कह रहा है कि सक्रियता सारणी श्रेणी को स्पष्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, आपको पूरी सारणी बतानी है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका 21, 22 और 24 में आ रखा है, और ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर आपका 2016 और 18 में भी आया था। राइट, तो इसमें हमने किसकी आपकी देखनी है सारणी, किसकी देखनी है, धातुओं की देखनी है। किसकी? धातुओं की। सारे जितने भी धातु है उसकी हमें सारणी देखनी है। कौन सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है वो बताना है, और सबसे कम अभिक्रियाशील है वो बताना है। तो वो हमें एक सारणी की मदद से बताना पड़ेगा, और बोर्ड में जब आप लिखोगे अपनी कॉपी पे तो ये आपको पूरा एज इट इज छापना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? आपको एक पूरी सारणी एज इट इज लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर Na ऊपर है तो मैं नीचे कर दूं, Mg को ऊपर कर दूं, नहीं, ये गलती मत करना। इसमें ये गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती होगी तो पूरी सारणी आपकी खराब हो जाएगी। समझ आया? तो पहले देखो, पहला क्या है आपका K, पोटेशियम की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा सोडियम की बात हो रही है, तीसरा कैल्शियम की बात हो रही है, फोर्थ में आपका मैग्नीशियम है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आपका आयरन है। ठीक है, उसके बाद आपका लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन को अलग से मार्क कर लो क्योंकि इसी के आसपास की सारणी में आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद आपका कॉपर है, उसके बाद Hg आपका मरकरी है, पारा बोलते हैं हम इसे। ठीक है, Ag आपका चांदी है, और Au आपका यहाँ पे गोल्ड है, सोना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे उठता है। क्वेश्चन पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। जो ऊपर के सारे हैं वो कैसे है, अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक रिएक्टिविटी सीरीज में ही आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाओगे घटता रहेगा मान, और नीचे जितने भी है वो कम अभिक्रियाशील होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन चीजों का नीचे आने की वजह से ये चीजें क्या हो चुकी है, ये चीजें हमारी घट चुकी है। और अगर ये चीजें घट चुकी है, घटती हुई अभिक्रियाशील है, तो भैया हम ये कह सकते हैं कि ये अधिक वाली है आपकी श्रेणी में, और ये आपकी कम अभिक्रियाशील वाली श्रेणी में। क्या है? धातु है भैया, धातु की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना ध्यान से कैसे पुटअप होगा। अगर हुआ तो इनमें से क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा कि आपको पर्टिकुलर कोई 4 चीज उठा ली जाएगी, 4 धातु उठा लिए जाएंगे। बोलेगा कि बताओ हाइड्रोजन से ऐसे कहेगा कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी कम अभिक्रियाशील आते हैं वो बताओ। अब आपको बताने पड़ेंगे, क्या क्या बता सकते हो आप, कॉपर बता सकते हो, पारा बता सकते हो, चांदी बता सकते हो, और आपका ये सोना बता सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और एक हाइड्रोजन इसमें मेन पार्ट हो जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि चलो बताओ हाइड्रोजन के ऊपर वाला कौन सा अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा हाइड्रोजन से, तो आपको ये सारे में से कुछ भी आप बता दोगे तो ये चल जाएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे उठ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर कोई धातु उठा लिया, Mg उठा लिया, Zn उठा लिया, Pb उठा लिया, फिर Cu उठा लिया, और पूछा कि इनमें सबसे अधिक कौन सा बताओ, तो अधिक कौन सा है, Mg है, और सबसे लीस्ट है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, कॉपर है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस MCQs में आ जाते हैं एक नंबर के। समझ आया? तो अगर आपको पूरी श्रेणी बनाने के वही तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, और नाम भी लिख देना इसका। ठीक है, और दूसरा अगर MCQ में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलो इसे नोट करो। आई होप बच्चों आपको ये 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखो बच्चों, ये आपका पार्ट 1 था केमिस्ट्री का। कौन सा पार्ट था? 1। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका पार्ट 2 भी आएगा इसी चीज का, केमिस्ट्री का। तो डोंट वरी, आप अपना करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, कॉपी पेन लेके ही बैठा करो यार क्लास में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना अब आपके लिए नेसेसरी हो चुका है। अब देखो थ्योरी पे अब मत आओ। ठीक है, थ्योरी पर आना अब मतलब बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। अब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उतने क्वेश्चन करो सिर्फ। ठीक है,
बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे पार्ट 2 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके टॉप 10 अलग से क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के। और इसमें आपका पार्ट 1 है जो कि केमिस्ट्री का है। इसमें भी आपके भरपूर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करे हैं, महत्वपूर्ण जितने प्रश्न थे हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। तो जो भी बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।